नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात होगी आदमपुर के महासंग्राम की। महासंग्राम में योद्धा मैदान में हैं। हर एक पार्टी और हर एक उम्मीदवार जीत का दावा कर रहा है। सभी एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। ऐसे में आदमपुर के महासंग्राम में चर्चा हम करेंगे कि आदमपुर में सियासी हवा क्या कहती है, कौन किस पर भारी है, किस तरह से पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या आदमपुर की जनता के मुद्दों की बात हो रही है। चर्चा हम करने वाले हैं। पहले रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। सभी दलों के योद्धाओं ने आदमपुर में डेरा डाल लिया है। जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अपनी और अपनी पार्टियों की खूबियां बताकर विरोधियों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। बीजेपी नेता बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत की दावेदारी लगातार कर रहे हैं। खुद भव्य बिश्नोई का ये दावा है कि आदमपुर सरकार के साथ चलेगा, आदमपुर की जीत होगी। ये माहौल एक तरफा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, मजदूरों से लेकर किसानों तक लोगों में बहुत जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है सभी जगह। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई जो हैं बाहर पड़ते हैं, उनको पकड़ने के लिए बाहर विदेश जाना पड़ेगा। इस प्रकार के आरोप आपके जो विपक्षी दल हैं वो लगा रहे हैं। विपक्षियों के पास मुद्दे नहीं है कोई। मेरी उम्र 29 साल की है, जिसमें से 25 साल में भारत में रहा हूँ। सिर्फ 4 साल हायर एजुकेशन के लिए बाहर गया था और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़कर आया हूँ। इसका लाभ आने वाले समय में आदमपुर की जनता को आदमपुर में रहकर मैं दिलवाऊंगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये दावा है कि कांग्रेस आदमपुर में जीतती आई है और इस बार भी आदमपुर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने का मन बना चुका है। आदमपुर का उपचुनाव इसलिए जरूरत पड़ी कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर अपने स्वार्थ की खातिर आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, केवल अपने स्वार्थ के कारण। और क्योंकि कोई कारण नहीं था। जो उपचुनाव होते हैं या तो जब होते हैं जब कोई जो रिप्रेजेंटेटिव कोई जो ना किसी की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा कारण बने जिसमें कोई उनको उसमें आह्वान किया जाए और उसको हिसाब से वो कोई अपना रिजाइन दे, जैसे नलुम कि उन्होंने अभय सिंह ने किया था एलनाबाद में। लेकिन यहाँ ये चुनाव थोपा गया है और अननेसेसरी थोपा गया है। इससे लोगों में बहुत बदलाव है, गुस्सा है कुलदीप बिश्नोई के कृत्य का। उनको कांग्रेस पार्टी को विधायक बनकर के भेजा था और विधानसभा में आदमपुर की आवाज को उठाने के लिए भेजा था, लेकिन वो उस चीज में सफल नहीं हो पाया अपने स्वार्थों के कारण या ईडी और सीबीआई से इनकम टैक्स से डर करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। उधर आम आदमी पार्टी भी आदमपुर में ताल ठोक रही है। स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने यह दावा किया कि उपचुनाव बदलाव का उपचुनाव होगा। अब एक स्थायी उम्मीदवार चाहते हैं यहाँ से। जी, कांग्रेस का उम्मीदवार कलायत से आके चुनाव लड़ रहा है, हारेगा फिर कलायत जाके रहेगा। वैसे तो कांग्रेस की वोट देने इस समय बेकार करनी है, क्योंकि इस देश के अंदर कांग्रेस जीतती भी है, जीतती तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, कांग्रेस की सरकार बनी, बिक गई और बीजेपी की हो गई। आपने गोवा के अंदर देखा, मणिपुर के अंदर देखा, मिजोरम के अंदर देखा और हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के विधायक वोट डाल के बीजेपी का सांसद बनाता रहा। लिहाजा आदमपुर के इतिहास में ये चौथा मौका है जब उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि पहले तीनों उपचुनाव भजनलाल परिवार के सदस्यों ने ही जीते, लेकिन इस बार जनता क्या फैसला लेती है? क्या भजनलाल परिवार का किला बचा रहेगा या कोई बड़ा उलटफेर होता है? लेकिन वोटिंग से पहले सभी के जहन में ये सवाल जरूर है कि उपचुनाव में सभी दलों के क्या मुद्दे हैं। आज आदमपुर के महासंग्राम में सवाल पूछेंगे कि आदमपुर की जनता किसे और क्यों वोट करे। रवि कालेरमन, हरियाणा न्यूज। चलिए, अलग अलग पार्टियों से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल डिंगरा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवन दहीनवाल जी हैं। जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी और राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। और प्रवीण अत्री जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि रिपोर्ट के अंत में एक सवाल हमने छोड़ा है कि किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को क्यों आदमपुर की जनता वोट करे। बीजेपी को आखिर क्यों वोट करे, बीजेपी की या गठबंधन के उम्मीदवार को क्यों वोट करे, कोई खास वजह?
देखिए ऐसा है ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आदमपुर की जनता इसलिए वोट करेगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक इस नारे को चरितार्थ करते हुए समान विकास किया। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसान को, हरियाणा प्रदेश के व्यापारी को, हरियाणा प्रदेश के मजदूर को, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, चाहे सामाजिक न्याय की बात करें, चाहे राजनीतिक न्याय की बात करें, चाहे आर्थिक न्याय की बात करें, उसके अंदर समान अवसर दिए। और ये तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 15 तारीख को ही जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे देश में पहला नंबर प्राप्त हुआ, वो इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के अंदर जिस तरह से विकास की बयार बहाई, जिस तरह से न्याय के तीनों क्षेत्रों के अंदर हरियाणा की जनता को हरियाणा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उनके घर पे प्राप्त हो, इस चीज को चरितार्थ किया। जहां एक तरफ हरियाणा के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह की व्यवस्था बनाई कि अब किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उनके घर पे उनके डोर स्टेप के ऊपर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ये एक ऐसे बड़े कारण है जो ये स्पष्ट बताते हैं कि आदमपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगी। और एक और चीज जो है, अगर ज्योति जी आपने आपके जो शुरुआती पैकेज है उसमें भी बाकायदा जिक्र किया, जब विरोधी दल बिना किसी मुद्दे के आर्मगल आरोप लगाना शुरू कर दे तो वो इशारा होता है कि विरोधी ये बात मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर मैं देख रहा था कांग्रेस के लोग बड़े अजीब सा आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये तो विधायक बन के विदेश चला जाएगा, मतलब एक तरफ तो ये बात मान रहे हैं कि वो विधायक बन रहा है, अब विषय आ जाता है कि वो विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, जबकि खुद उम्मीदवार ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश गया था। तो जाते हैं लोग, बहुत लोग जाते हैं और वो अपनी एजुकेशन लेके वापिस आ गए, लेकिन विरोधी इतने घबरा गए हैं, विरोधियों ने इस बात को मान लिया है कि साहब ये विधायक तो बनेगा, अब उसके खिलाफ ऐसा क्या दुष्प्रचार किया जाए जिससे कि जनता के मन में थोड़ा फर्क डाला जाए। तो इस तरह के अजीबोगरीब आरोप जब अपोजिशन लगाना शुरू करता है तो मुझे लगता है वो एक इशारा होता है कि उम्मीदवार जीत रहा है। जी केवल ढींगरा जी, सुना आपने अत्रे साहब को, भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं, दावा इनका, और साथ ही इनके पास तो देखिए कहने को ये है कि सरकार ने काम किया है, सरकार के साथ आदमपुर जाएगा, सभी हलकों का समान विकास किया गया है और भजनलाल परिवार तो मजबूत रहा की है। एक और प्लस पॉइंट कांग्रेस को या कांग्रेस के उम्मीदवार को आखिर आदमपुर की जनता क्यों वोट करे? और ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये भाजपा का गढ़ नहीं है, कांग्रेस का गढ़ है। और ये अपने विधायक को खुद ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि खुद ही विधायक जीतेगा, ये तो खुद ही अपने आप ही कही जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से बात कर रहे थे अत्रे जी, देखिए पहले किसान मजदूर दोनों को कैसे मारा इन्होंने, उनके साथ बर्बरता कैसे की। आपने देखा होगा कि 750 किसान शहीद हुए बॉर्डरों पे और 1 साल तक उनको वहां पे बॉर्डरों पे बिठा के रखा, काले कानून बनाए गए उनके खिलाफ और उनको लाठियां भांजी गई, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और उसके ऊपर सड़कें खोद दी गई, कीलें बिछाई गई और उनको आतंकवादी कहा गया, परिजीवी कहा गया, मतलब परिजीवी होता है खून चूसने वाले कीड़े, वो तक कहा गया उनको। और उसके बाद कहते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया उनके लिए, देखो कैसा अच्छा काम किया। और इनके कई प्रवक्ता टीवी पर आके कहते हैं, मैं प्रवीण अत्रे जी की बात नहीं कर रहा, कुछ और लोग भी आके कहते हैं कि वो आंदोलनजीवी थे। अब किसान को ये आंदोलनजीवी कहते हैं, ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए। और दूसरे कर्मचारियों के लिए आज 37% जो है, सीएमआई की रिपोर्ट है कि 37% जो है आज बेरोजगारी की दर है हरियाणा के अंदर। तो ये एक सर्वाधिक दर है जो कि जिससे कर्मचारी जो है, कहीं आप ये देखिए कि एजुकेशन में करीबन 40-50 हजार की भर्ती पेंडिंग पड़ी है जो कर ही नहीं रहे, और जितने पेपर किए गए सारे के सारे लीक हो रहे हैं। और दूसरी बात, बिजनेसमैन को जीएसटी के तहत ऐसी मार मारी गई, आप अगर कोल्ड ड्रिंक और जूसेस मंगाएंगे ज्योति जी तो 40% टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर। इसी तरह से 28% टैक्स और कितने ही टैक्स लाद कर जो विस्की और दूसरी चीजें सिगरेट वगैरह होती है 70% टैक्स लगाते हैं, और जो पेट्रोल डीजल डलवाए तो 150% टैक्स लगाते हैं। किस तरह से मारा इन्होंने। और उसके बाद जो प्रदेश पर कर्जा चढ़ा
वो 2,60,000 करोड़ कर्जा ले लिया करीबन 8 साल के अंदर। वो पैसा पता नहीं कहां गया, कितनी महंगाई, कितना लोन, कितनी जीएसटी की मार, कितनी बुरी तरह से मारी, और उसके बाद अच्छा बोल रहे थे। आदमपुर पर आ जाइए ना, दाद देनी पड़ेगी इनकी। ये विस्की सिगरेट सारी बातें हो गई। आ रहा हूँ, अब आदमपुर में कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है ज्योति। मैं आ गया कांग्रेस की, जो इन्होंने फर्स्ट कमेंट दिया था मैंने उसी का जवाब दिया। अब सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूँ ना। अब कांग्रेस की सीट पे आता हूँ। अब कांग्रेस की सीट आदमपुर पे आ रहा हूं। कांग्रेस की सीट आदमपुर रही है, रहेगी। और दूसरी बात बताता हूं, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस की पीठ पे छुरा मारने वाली बात जो हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, उसकी मैं आपको एक आंकलन के तहत चीज बताता हूं। धरपकड़ योजना के तहत बीजेपी ने इनको नोटिस दिए, इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस। वो नोटिसों के बाद कुलदीप बिश्नोई जी डरे हुए, सहमे हुए इस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग रही थी, आदमपुर के लोगों की आवाज नहीं। उनकी आवाज छोड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज से राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का हराने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो है कुलदीप बिश्नोई। उनकी अंतरात्मा की जो आवाज थी वो बीजेपी में जाने की थी। वो ये बात बताना चाहते थे कि बीजेपी मुझे नोटिस देकर अपने अंदर बुलाना चाह रही है, समाना चाह रही है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नोटिस भेजे जा रहे हैं। और कई लोग जो डर जाते हैं उनको अपने अंदर बीजेपी समा लेती है और साइड लाइन पे लगा देती है। इसी तरह ही फ्रीज में साइड लाइन पे आज बीजेपी ने लगा दिया। आपने देखा होगा कोई आदमी कुलदीप बिश्नोई जी की बीजेपी वाला ही बाजू पकड़ने वाला नहीं है, अंदर से उनको लोग हराने में लगे हुए हैं। चलिए, आपने काफी बातें कही पहले जवाब में। आदमपुर की आवाज है, ये कांग्रेस की आवाज है। देखिए ज्योति, ऐसा है कि आपने ढींगरा जी से बड़ा सीधा सवाल पूछा। आपका सवाल ये था कि जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे, ये ढींगरा जी को बताना था। क्या ढींगरा जी ने एक भी लाइन ऐसी बोली कि जिसमें ये बता सके कि कांग्रेस को वोट क्यों दे? ढींगरा जी को इस बात की तकलीफ हो रही है कि साहब विस्की के ऊपर टैक्स लग गया है, सिगरेट के ऊपर टैक्स लग गया है। इससे तो पता चलता है कांग्रेस की मानसिकता का। दूसरी बात, जब किसानों का जिक्र हुआ तो ढींगरा जी ये नहीं बताते कि ये वो सरकार है जो किसानों की धान और गेहूं के अलावा 11 फसलें एमएसपी पे खरीदती है, जो कभी कांग्रेस ने नहीं खरीदी। ढींगरा जी ने ये नहीं बताया जो आपने शुरुआती पैकेज में बताया कि आज ही रबी की फसलों का एमएसपी सरकार ने बढ़ाया। हर साल किसान की फसल का एमएसपी बढ़ता जा रहा है, इस बारे में ढींगरा जी बात नहीं करते। और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, 7 बजे करीब प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें आपने बताया कि हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र के अंदर अगर कोई किसान भाई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको 25 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी। ये योजना तक सरकार लेके आई है किसान भाइयों की, लेकिन इन विषयों पे ढींगरा जी बात नहीं करना चाहते। अब ढींगरा जी क्या आरोप लगाते हैं कि साहब देखिए कुलदीप जी ने कांग्रेस की पीठ में छुरा मार दिया, कुलदीप जी ने छुरा मार दिया। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अगर आप उसके स्वाभिमान पे चोट करोगे, आप उसका अपमान करोगे, आपके नेता उसको मिलने का समय नहीं देंगे, बार बार हुड्डा साहब उसको अपमान करेंगे, तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति क्या करेगा? इस बात को ढींगरा जी नहीं बताते। लेकिन ये कहते हैं कि साहब ये सीट तो जो है कांग्रेस की है, कांग्रेस की रहेगी। साहब भजन लाल परिवार लगातार यह सीट जीतता रहा। भजन लाल जी ने जीती, जसमा देवी जी ने जीती, कुलदीप जी ने जीती, किरण जी ने जीता, उनकी श्रीमती जो है नाम बोल रहा हूं उन्होंने जीती, हाँ रेणुका जी ने। तो कांग्रेस कहाँ पे है इसमें? आपको कहना ये चाहिए कि इस सीट को लगातार भजन लाल परिवार जीत रहा है, चाहे वो हंसा से जीते, चाहे वो कांग्रेस से जीते, वो अलग अलग पार्टियों से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ढींगरा जी भी मान रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का कुछ बनने वाला नहीं है, और लेकिन बजाय अपनी बात को सत्यता के साथ कहने के वो अन्य बातें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए विवेक जी आप ये बता पाएं कि हम कब तक जो कैंपेनिंग है बाय इलेक्शन की उसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को या फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को या दिग्विजय चौटाला को, नैना चौटाला को कभी देख पाएंगे? क्या वो कैंपेनिंग करेंगे? क्या उनका कोई कार्यक्रम आने वाला है आने वाले दिनों में? ज्योति जी, गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन के नेता ही कैंपेनिंग करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे भी प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे उसके मुताबिक सभी नेता जेजेपी के वहाँ प्रचार करने का काम। अभी मैं केवल ढींगरा जी को सुन रहा था, केवल ढींगरा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और उससे पहले आपके पैकेज में उदयदान जी कह रहे थे कि छुरा घोप दिया, फिर केवल ढींगरा जी ने भी बात कही कि हाँ छुरा घोप दिया। ढींगरा साहब, छुरा घोपा किसने? छुरा घोपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। किसके घोपा?
छुरा घोपा अशोक तंवर, छुरा घोपा कुमारी शैलजा के, छुरा घोपा तमाम उन विधायकों को जिनकी 2016 में इन्होंने वोट को खराब करने का काम किया राज्यसभा चुनाव में। आज कहीं ना कहीं किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ ये किया, किसानों के साथ वो किया। वो दिन भूल गए कि जब किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीनों को लूट के जीजा जी को देने का काम किया गया। और अभी मैं बहुत हैरानगी भी हुई और मेरे को कहने में कोई किंतु परंतु भी नहीं है। अभी केवल ढींगरा जी ने कहा कि नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो डर जाते हैं वो बीजेपी में आ जाते हैं। तो इसका मतलब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगर वो उनको भी नोटिस भेजे गए, वो भी डरने के कारण जिस टाइम निकाय चुनाव चल रहे थे उस टाइम आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में रोड मार्च कर रहे थे, वो डर ही था। आज कहीं ना कहीं गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है और उसी की बौखलाहट है जो भी ये कहने का काम कर रहे। इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आज इनको नहीं विवेक जी, अभी तक तो ओके, अभी तक तो ठीक है कैंडिडेट तो आप लोगों का भी नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के ठीक है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आप लोगों का समर्थन है, आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक आपके नेता ग्राउंड पर नजर नहीं आएंगे तब तक जनता को कैसे लगेगा कि मिलकर आप लोग लड़ रहे हैं? ज्योति जी, अब तक तो केवल ज्योति सांगवान जी ये डिसाइड नहीं करेंगे। डेफिनेटली मैं डिसाइड नहीं करूंगी, डेफिनेटली के नेता कब प्रचार के लिए जाएंगे। ये दोनों पार्टियों की जो रणनीति है उसके तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, नहीं मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं पूछूंगी। मैंने तो कार्यक्रम को लेकर पूछा। आपके जो कार्यकर्ता आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि कैंडिडेट की बात तो आपने कांग्रेस को कही, आपके कार्यकर्ता भी सोचते हैं, हरियाणा की जनता भी सोचती है, उम्मीदवार तो बीजेपी के ही है। दूसरा, जब नहीं ये कोई इवेंट बट कोई डाउट वाली कंडीशन ना रहे, कोई डाउट वाली कंडीशन ना रहे, इसको लेकर अगर पूछ लिया जाए कि कार्यक्रम आएंगे, कब तक कार्यक्रम आएंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी क्या कैंपेनिंग करेंगे, तो इसमें तो कोई जजमेंट देने वाली बात या डिसाइड करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपसे एक चीज, ज्योति जी, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, कार्यक्रम बनेंगे और जल्दी आएंगे। जिस तरह से कार्यक्रम बनेंगे आपके सामने आएंगे। पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, पहले भी सभी नेताओं ने प्रचार किया है और आगे भी प्रचार करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये आपको पता कि ये सवाल मैंने क्यों पूछा, कि आप जानते हैं अगली बार अगली टर्म में आपसे पूछेंगे। प्रवीण अत्रेय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, जो सवाल आपने विवेक जी से पूछा था, जो दीजिए चुनाव के अलग अलग चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है वो नामांकन पत्र दाखिल करने तक होता है। जब हमारे कैंडिडेट ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नामांकन पत्र दाखिल करवाने वहां पे पहुंचे। उसके बाद नामांकन पत्र वापस लेने का एक टाइम होता है, दिन रखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है। हमारी एक चुनाव संचालन समिति बनती है। चुनाव संचालन समिति फिर ये तय करती है किस नेता का उपयोग किस दिन और कहां पे करना है। फिर वो चुनाव संचालन समिति उन नेताओं को निमंत्रण भेजती है, उनको बुलाती है। जो पार्टी में बड़े नेता होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनके अलग अलग प्रोग्राम फिक्स होते हैं, उनकी अलग अलग तारीख पे अलग अलग क्षेत्र में उनके प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो वो प्रक्रिया तो अभी होनी है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। अब दुष्यंत जी बड़े नेता है पार्टी के, अजय जी बड़े नेता है पार्टी के, तो वो चुनाव संचालन समिति तय करेगी उनको कब बुलाया जाए। तो वही मैंने सवाल पूछा कि कब तक वो आएंगे, क्या उनका कोई कार्यक्रम होगा। इसमें विवेक जी इतना बुरा मानने वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि आपके प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं कि कल हम डिबेट कर रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता इतनी है कि उनके आने से बहुत कुछ बदलेगा और जेजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से कैंपेनिंग करेंगे उस पर भी चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। अब जब लोकप्रियता इतनी है तो हम अगर ये जानना चाहें और हमारे जरिए हरियाणा की जनता, आदमपुर की जनता ये जानना चाहे कि कब तक ऐसा होगा, तो इसमें ज्योति जी अत्रे साहब ने जवाब दिया, वो पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, चरणों के तहत बता रहे हैं, तो उसमें इतना क्या कि कौन डिसाइड करेगा नहीं डिसाइड करेगा। मैं ज्योति जी मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी नेता आएंगे। ठीक है, आप बता चुके हैं। दोबारा रिपीट करूँ? ओके, आप बता चुके हैं, आप बता चुके हैं। इस बात को दोबारा रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, दुष्यंत जी की लोकप्रियता है। मैं आपसे ये सवाल, सीएम साहब का प्रोग्राम हो गया, सीएम साहब का प्रोग्राम हो गया। तो बीजेपी के तो दूसरे बड़े नेता नजर आ रहे हैं ना अभी। नहीं, और ये सवाल इसलिए, अरे विवेक जी देखिए, अजय चौटाला परिवार, भजन लाल परिवार राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं।
अब सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट होती है, लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि अजय चौटाला आएंगे, दुष्यंत चौटाला आएंगे, उनकी लोकप्रियता भी बहुत बताई जाती है। अगर पैनल पर ये पूछ लिया जाए कि कब तक आएंगे, क्या कोई कार्यक्रम आएगा, तो आप सीएम साहब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बीजेपी के तो बहुत बड़े नेता, बीजेपी के नेताओं ने तो डेरा डाल लिया है वहां पर। मैं अगर बात करूं हरियाणा प्रदेश के अंदर सीएम साहब बीजेपी के सीनियर लीडर, अगर मैं बात करूं जेजेपी के, चलिए अभी इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट से आगे निकलेंगे। अभी इकट्ठे आएंगे, अभी ठीक है, सीएम साहब के साथ आएंगे डिप्टी सीएम, आपने ये कहा। अभी आगे बढ़ेंगे। रजवंत जी, इनेलो के उम्मीदवार को लेकर बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जब पहले चुनाव लड़ा गया, जब चौधरी बंसीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ा, केवल 2000 वोट थे, उनका खुद का वोट बैंक नहीं है, इनेलो पार्टी का वोट बैंक नहीं है, केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की मंशा से मैदान में गए। देखिए ज्योति जी, हर चुनाव की एक अलग परिस्थितियां होती हैं और कोई भी चुनाव होता है तो उसके बारे में हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि इससे पहले क्या हुआ था। 2019 का जो चुनाव था उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की परिस्थितियां कुछ अलग थी, एक पार्टी का जो विघटन हुआ था शायद उसकी वजह से और इस प्रकार के हालात बने। लेकिन उसके बाद से जो हालात बदलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की जो कार्यकर्ता थे वो भी कहीं ना कहीं एक बार दोबारा लौट कर आए, जो भटक गए थे जो कार्यकर्ता साथी वो दोबारा अपने घर को वापसी करने लगे और उसी की वजह से पार्टी को भी मजबूती मिली और उन लोगों को भी देख लिया जिनके साथ वो लोग जाके देखे थे। अभी बार बार आप एक चीज पूछ रहे थे, तो एक हमारे साथी बार बार वो बौखला रहे थे, वो शायद उनकी वो बौखलाहट यही है कि आपने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और वो दुखती रग यही है कि उन लोगों को ये आप तो सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों न प्रचार में क्यों ना गए, और वो लोग इसीलिए वो लोग दुखी इसलिए हैं कि उनको कोई बुला नहीं रहा। यार एक बार सुन तो लो मेरे भाई, तो वो तो सिर्फ इसी वजह से है कि उनको कोई बुला नहीं रहा, आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि उनको आप जाग क्यों नहीं रहे, जाग क्यों नहीं, वो न्योते के विसर बैठे हैं। वो आप मेरे को नहीं बताओगे मेरे को क्या रखना है, आपने कुछ बोला मैं कुछ कह नहीं रहा, आप मेरे को बताओगे मैं क्या बोलूंगा भाई साहब। आप ये नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मैं बता रहा कि वो नहीं बुला रहे, नहीं आप निर्धारित नहीं करेंगे, ये चीज आप निर्धारित नहीं करेंगे कि मेरे को क्या बोलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी दुखती रग है क्या आपकी? आपको क्या पता? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कोई समस्या है, मैं आपकी पार्टी के बारे में कुछ कह रहा हूँ तो आपकी पार्टी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको भी तो पता है ना दिक्कत आपको हो रही है, आपको आपने आपका सुनो मेरे भाई, सुन तो लो, हमारे पास कैंडिडेट है ना, हमारे पास कैंडिडेट है विवेक जी, एक अच्छे प्रवक्ता की तरह बहस करना सीखे, एक अच्छे प्रवक्ता की तरह बहस करना सीखे, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे प्रवक्ता की तरह बहस करना सीखे, किराए का कैंडिडेट नहीं है, आपके पास क्या है, तीसरा उपचुनाव है, तीसरे उपचुनाव में आप जय जयकार बोल, तो आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं मेरे भाई, आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं? ये तीसरा उपचुनाव है जहाँ पर आप जय जयकार दो आप जो भी कह रहे हैं आप सुनिए ना। अभी आपने जो के बारे में बात नहीं करते, आपको समय दिया जाए तो प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं तो फिर बोलना मुझे भी आता है मेरे भाई, मेरे को दबाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं दबने वाला आपसे, लेकिन मैं बता देता हूँ 2 उपचुनाव हुए, उन्होंने इनमें जय जयकार अच्छी तरह से की, 2 उपचुनाव हुए थे और उस दोनों चुनाव में जय जयकार अच्छी तरह से की, और तीसरे उपचुनाव में इनको जय जयकार करने का भी मौका नहीं मिला, इनकी हालात ये हो गए, और आज ये आप इनसे जब सवाल कर रहे हैं तो ये बेचारे बौखलाएंगे। और मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे मैं उसके बारे में बता दूंगा कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था। पहले इनके पास संपत सिंह जी आए थे, लेकिन संपत सिंह जी का नाम चला था, वो चुनाव से पीछे हट गए। जेपी जी ने खुद अपना ये बयान दिया था कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं, तो जबरदस्ती उनको वहां पर लाया गया। और आज जेपी जी की जो भाषा देख रहे हैं वो किस प्रकार से वहां पर आदमपुर की जनता के साथ किस प्रकार का जो मजाक कर रहे हैं, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, वो उनकी सोच दर्शाते हैं। वो वहां पर वोट लेने का काम नहीं कर रहे, वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। असल में जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है, कोयडाराम नंबरदार जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, वो उम्मीदवार सिर्फ इसी वजह से बनाया है कि वो वहां की लोकल जनता के सपोर्ट से बना है। वहां के लोगों ने पंचायत करके टिकट मांगी थी इंडियन नेशनल लोकदल से, और पंचायत के नाम पर चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको टिकट देने का काम किया। बोला हमने जब इस इलाके ने जब टिकट मांगी है, बालसमंद गांव में जब भवन गांव की पंचायत हुई, और उन्होंने कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश अभय सिंह चौटाला जी की पार्टी से टिकट लो और हम आपके साथ है। क्या कहा पंचायत ने मांगा इस चीज के लिए, ये चीज के लिए ज्योति जी, क्या आपको नहीं पता कि पंचायत ने ये कहा था कि आप अगर चुनाव लड़ो, कोयडाराम नंबरदार जी आपको टिकट इंडियन नेशनल लोकदल से टिकट लो, हम आपका सहयोग देंगे। आप क्या इस चीज के लिए कैसे कह रहे हैं? और वहां पे पंचायत
केवल ढींगरा जी को आपत्ति है, जल्दी हाँ, आपको पता है, आपसे पूछ के मांगा था ना वहाँ पे, आपको तो पूछ के मांगा होगा ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं, सब कुछ आपको पता है। आपको ये पता नहीं है कि आपके नेता क्या कह रहे हैं। आपके नेता पार्टी के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे, और आप बात कर रहे हैं ऐसी बात कर रहे हैं विवेक भाई। आज आप खामखा की बात नहीं है, आप झगड़ के आए हो शायद, मुझे नहीं लगता। आपके बारे में जो दिक्कत आई है वो दिक्कत यही है। इनको रोकेंगे तो बोलूंगा ना, क्या जो सवाल का जवाब पूछा जाता है उसका जवाब रजवन जी सुनिए, अभी एक तो आवाज नहीं, आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं मिल पा रही अभी। चार आदमी बोलेंगे तो आवाज नहीं। देखिए बात ये है, जेजेपी परेशान है क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शन को उनको पुचकार दिया और उनको नकार दिया, दोनों ही काम कर दिए। लेकिन जेजेपी प्रदेश को लगातार लूट रही है। यमुना पार करने वाले अब बीजेपी को यमुना पार लगवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा का कर्जा इस समय 2,60,000 करोड़ हो गया। उसमें दोनों लोग, बीजेपी और जेजेपी, दोनों लूट रहे हैं प्रदेश को। इसका हिसाब किताब नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि अडानी जो है, किसान अडानी जो है वो किस लिए है, बीजेपी की सरकार जो है किसानों का लाभ जो है वो अडानी को देना चाह रही है। और दूसरी बात ये भी है साथ में, कुलदीप बिश्नोई जी की हाजिरी जो है विधानसभा के अंदर कितनी है, उससे सारा पता चल जाता है कि वो बिजनेसमैन आदमी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। इसीलिए उनकी जो एज एमएलए उनकी हाजिरी थी वो चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि उनका क्या रुझान है पॉलिटिक्स के यादव जी हैं, आएंगे। देखिए कोई पॉलिटिक्स के अंदर कुलदीप बिश्नोई का रुझान नहीं रहा। यही बीजेपी ने, सुनिए ज्योति जी सुनिए, यही बीजेपी ने इनको नोटिस दे रखा है कि आपकी हाजिरी नहीं है तो आपको कमेटियों से क्यों ना निकाल दिया जाए। जब कमेटी किसी में वो हाजिरी नहीं होते कुलदीप बिश्नोई, तो उनको कमेटियों से निकाल दिया इसी बीजेपी की सरकार ने। ये कैसे वो करते हैं। कितने ही मैं आपको मीम्स भेज दूंगा जिसमें कुलदीप बिश्नोई जी खट्टर साहब को क्या बता रहे हैं। खट्टर साहब को ये बता रहे हैं कि ये लूटने वाली पार्टी है, पीठ पे छुरा घोंसने वाली पार्टी है, और उसी तरीके से वो सुशील यादव जी आज की तारीख जो है, आज की जो हवा के आदमपुर की क्या कहती है, क्या माहौल आदमपुर में? विड्रॉल की डेट्स गई हैं। अभी जब बड़े नेता रैली करने आएंगे, जनता का जो भी रुख होगा जिस भी पार्टी की तरफ या जिस भी कैंडिडेट की तरफ, तो क्लियर होगा 25 के बाद। दूसरा, मैं केवल जी अभी कह रहे थे कि उनकी हाजिरी कम है, बीजेपी नोटिस दे रही है, ये करी। केवल जी, सदन को चलाना पक्ष की तरफ से स्पीकर का काम होता है, और अपोजिशन में लीडर ऑफ हाउस जो होता है आपके पार्टी का, उसका मैनेजमेंट होता है। नोटिस बीजेपी से पहले आप लोगों को देना चाहिए था कुलदीप को कि भाई आप कम आ रहे हो। आपकी जिम्मेदारी बनती थी उनको रोज हाउस में बुलाना, क्योंकि आपकी पार्टी के लीडर थे। दूसरा, आपने अभी मेरे को बोलने दीजिए, आपने अभी बोला कि ईडी के नोटिस से आप, केवल जी मेरे को बोलने दीजिए। गलत नहीं बोल रहा, मेरी पूरी बात सुनो फिर समझ में आएगी। आप गलत कह रहे हो। कमेटी जो होती है वो स्पीकर के अंडर होती है, स्पीकर को होती है, पर आपके हाउस के लीडर को पता तो होता है ना। मेरा चलवाता है हाउस, स्पीकर ही नोटिस दे सकता है पार्टी के। तो इनको बात तो पूरी करने दीजिए। आप इंटरनल पार्टी के केवल ढींगरा जी, इनकी बात तो कंप्लीट, जो कमेटी है तो स्पीकर ही नोटिस देगा ना। आप एक चीज बताइए, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। अभी जब इन्होंने राज्यसभा में वोट आपकी पार्टी के खिलाफ दिया तो कारण बताओ नोटिस आपने दिया ना पार्टी की तरफ से। ऐसे ही जो हाउस ऑफ लीडर था आपकी पार्टी का, वो इनको कम आने के ऊपर नोटिस दे सकता था। इसीलिए दिया ना। आप दूसरा सुनिए ना पॉइंट, आपने मेरे को नो आप गलत कह रहे हो केवल जी। आपको मालूम नहीं है विधानसभा कैसे चलती है। जो कमेटी विधानसभा गठित करती है उसका नोटिस भी तो विधानसभा की स्पीकर देगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कमेटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इन्होंने नोटिस दिया उससे पहले आप कानून भी कोई चीज है, रूल भी कोई, लोकतंत्र भी कोई चीज है। इनका जस्ट ये कहना है केवल ढींगरा जी, आप समझिए इनका ये कहना है कि आपके नेता तो मर्जी से लोकतंत्र कैसे चल जाएगा। आपके नेता भी कभी कोई कानून होता है, एक तो आप सुनते नहीं है केवल ढींगरा जी। इनका कहना ये है, तब तो आपकी पार्टी के विधायक थे ना, उनको कह सकते थे, उनको बोल सकते थे, उनको टोक सकते थे, उनको बुला सकते थे। नौबती क्यों आने दी कमेटियों से निकाल, ये कहना है इनका। आप समझ भी नहीं क्या कह रहे हैं। नो आप फिर गलत कह रहे हैं। चलो आप अगले मुद्दे पे आते हैं। अलग विधायकों को दी जाती है, उन विधायकों ठीक है, वो कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि इन्होंने कमेटी की बात नहीं की। ढींगरा जी एक ही पॉइंट पर अभी नहीं रुके, नहीं यहाँ पर आगे बढ़े। आगे चलिए
आपने कहा बीजेपी ने ईडी के नोटिस देके डरा के धमका के इनको बुला लिया, मैं सहमत हूँ। जब राहुल गांधी के समर्थन में आप धरने दे सकते हो, जेल में अरेस्ट हो सकते हो, तो आप कुलदीप के फेवर में भी हरियाणा में धरने दे देते, अरेस्ट होते, इसको तो आप करते कि भी पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ ट्रीटमेंट हुआ ईडी के नोटिस पे, वो आप कुलदीप के साथ करते। दूसरी चीज, जब राज्यसभा इलेक्शन के टाइम पे कुलदीप ने शर्त रखी कि मैं राज्यसभा में वोट राहुल गांधी से मिलने के बाद दूंगा, आप इनको समय नहीं दे पाए, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था पार्टी छोड़ के जाने के अलावा। अब दूसरी, मैं बीजेपी पे आता हूँ। आप कुलदीप आपको कोस रहा था 5 साल से, आप कुलदीप को कोस रहे थे। 14 के इलेक्शंस में आपने गठबंधन में हजका के साथ करा, उन्होंने आपको उस टाइम गाड़ी दी। आज कुलदीप आपको बीजेपी को कोस रहा था कुलदीप, मैं आपको कई में तो बीजेपी को कहा, बीजेपी को कोस रहा था कुलदीप, मैं आपको कई लोग भेज देता हूं। को कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कह रहा हूं, बीजेपी को कोस रहा था। आप गलत कह रहे हो, मैं जहां आप गलत कहोगे मैं टोकूंगा भाई साहब। मैं बीजेपी को कोस रहा था। यार आप तो सुनने को तैयार नहीं हो ढिंगरा जी, कमाल है यार। अच्छे लिस्टर भी तो बनो, प्रवक्ता होने से मतलब थोड़ी। आप कह रहे हो कांग्रेस को कोस रहा था, बताइए। कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया, ऐसे ना करो ना सर, सर ऐसे ना करो। बीजेपी को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को नहीं कोस रहा था, बीजेपी को कोस रहा था। इन्होंने कहा कि आपको कोस रहा था, तो आप में प्रवीण अत्रेजी भी तो हो सकते हैं ना। अत्रेजी को बोल रहा था, आप सारी बातें खुद पर ही लेंगे। आप तो 14 में वो सेंटेंस नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं केवल ढिंगरा जी, ऐसे कैसे चलेगा? 14 में वो अपनी पार्टी चला रहे थे, वो सारे विपक्ष वालों को कोस रहे थे, इसमें आपको बोल दिया तो मैंने क्या गलत कह दिया ये बताओ। चलिए जल्दी बात पूरी कीजिए यादव जी। दूसरी चीज, विवेक जी आपको बताऊं, आप इनको कह रहे हो केवल जी, आप बात मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी कर रहा हूं। अच्छा, INLD की एक ही बात रहती है कॉमन, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर वापसी कर ली, घर वापसी कर ली। हर बाई इलेक्शन में कॉमन डायलॉग है आपका। बिल्कुल। प्रवीण अत्रेजी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण अत्रेजी, मेरा एक सवाल भी है आपसे। आपने कहा कि स्वाभिमान की बात है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता अक्सर इस मुद्दे को लेकर कहते हैं कि मान सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। तो एक परिवार या एक नेता या फिर एक विधायक की मान सम्मान की लड़ाई, पूरा आदमपुर क्यों, इसे आप कह सकते हैं पूरा आदमपुर क्यों लड़े एक परिवार की या एक नेता की लड़ाई को? और क्यों फिर बाय इलेक्शन हो एक नेता के, केवल एक नेता के मान सम्मान के लिए या फिर पूरे हल्के के विकास के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है ज्योति जी, जहां तक मान सम्मान की बात है, आप केवल एक नेता नहीं कह सकते, क्योंकि वो आदमपुर के प्रतिनिधि, वो आदमपुर की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब कोई प्रतिनिधि किसी क्षेत्र की जनता को रिप्रेजेंट करता है और उसका अगर कोई अपमान करता है, तो वो जनता का अपमान माना जाता है, क्योंकि उनका प्रतिनिधि है, उन्होंने उसको चुना था। ठीक है, इसलिए ये बात कही जाती है कि आदमपुर की जनता का अपमान। दूसरी बात जो अभी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, देखिए हालांकि केवल जी की ने शायद गलत सुना, जो हमारे एक्सपर्ट है वो जो बात कह रहे थे, लेकिन उनको भी एक बात कहूंगा, कुलदीप बिश्नोई जी की हजका के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस रहा है, हम सभी जानते हैं। 2014 में हमारा अलायंस अलग हो गया, हमने अलग से चुनाव लड़ा। राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है, कोई किसी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता। मैं अगर केवल ढिंगरा जी की पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं करता, उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं, तो मैं केवल जी का विरोध करता हूं। मेरी केवल जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर कल को केवल जी को ये लगता है कि कांग्रेस जिस विचारधारा पे चल रही है वो विचारधारा ठीक नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ठीक लग रही है, तो केवल जी हमारी विचारधारा को अडॉप्ट कर लेंगे। और जब केवल जी हमारी विचारधारा को अडॉप्ट कर लेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे। और इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा खेल है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लगातार नेता छोड़ रहे हैं और वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि देश हित में कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं है। इस देश का जो नुकसान कांग्रेस ने किया उसका नतीजा ये हुआ कि हम बहुत ज्यादा पिछड़ के दूसरे देशों के मुकाबले, तो इसलिए उन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा ना। नहीं, तो जब इसलिए हमें इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई इवेंट बट करने चाहिए। उदय भान को सुना, उदय भान ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से परेशानी थी। अगर कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता तो क्या ये कांग्रेस अच्छी हो जाती, विचारधारा कांग्रेस की अच्छी हो जाती? अगर कांग्रेस की बातों पर ही हम चर्चा करें तो कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है। बिल्कुल मैं सुन रहा था उदय भान जी जो बात कर रहे थे, उदय भान जी ने बड़ी आदतपद बात की। मुझे जहां तक जानकारी है, ज्योति जी आपने भी उसको कवर किया था, कुलदीप बिश्नोई इस बात का विरोध नहीं कर रहे थे कि उदय भान को अध्यक्ष क्यों बना दिया। कुलदीप बिश्नोई बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं पहले राहुल गांधी से बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने मुझे कोई प्रॉमिस किया हुआ है, मैं एक बार राहुल गांधी से मिलूंगा, उसके बाद मैं कोई निर्णय करूंगा। लेकिन राहुल गांधी पंजाब में आए, कुलदीप से नहीं मिले। कुलदीप लगातार समय मांगते रहे, उनको समय नहीं दिया।
तो उनको अपमानित महसूस हुआ कि मेरा नेता मुझसे ही नहीं मिलना चाहता, तो फिर इस पार्टी में रह के मैं करूंगा क्या। उनका विरोध उदयमान से नहीं था, उनका केवल ऐतराज जो था वो ये था कि मुझे राहुल गांधी ने 10 दिन पहले प्रॉमिस किया है, मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना कोई निर्णय करूंगा। यही सब कहा था कुलदीप ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, बौखलाहट के अंदर ढींगरा जी अजीब अजीब कुतर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए किसानों का हक जो है ये अडानी को देना चाहते हैं। अभी 10 दिन पहले अडानी ग्रुप ने राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करूंगा ये घोषणा की है। 10,000 एकड़ जमीन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गौतम अडानी की कंपनी को दी है सोलर पार्क लगाने के लिए। तो वो अडानी जब राजस्थान के अंदर काम कर रहा है तो वो इनको प्रिय है, लेकिन वही अडानी जब राष्ट्रीय स्तर पे आके काम करता है तो ये कहते हैं तो बीजेपी का आदमी है। अब मुझे ये बताएं कि जनता इसको क्या समझे। तो आप अडानी को मना कर दीजिए, राजस्थान में जमीन क्यों दी आपने 10,000 एकड़। आप अडानी को बोल दीजिए कि साहब हमें आपका 60,000 करोड़ रुपया नहीं चाहिए राजस्थान में, लेकिन वो तो चाहिए आपको वहां पे अडानी आपको प्रिय है। अडानी को 2007 के अंदर सियालोज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। अडानी को पहली बंदरगाह किसने दी थी? कांग्रेस की सरकार ने। आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस किस तरह से बौखलाई है। बार बार एक बात का जिक्र होता है, एक और चीज कर दूं, बार बार एक बात का जिक्र होता है कि कुलदीप बिश्नोई को ईडी का नोटिस हो गया, कुलदीप बिश्नोई को ईडी, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। कुलदीप बिश्नोई को ईडी का कोई नोटिस नहीं है। कुलदीप बिश्नोई को इनकम टैक्स का नोटिस इश्यू हुआ है, और जो लोग व्यापार करते हैं वो बेहतर जानते हैं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि इस व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी आय छुपाई है या सही खर्चे नहीं दर्शाए हैं, तो वो नोटिस इशू करती है। वो जांच। चलिए अभी सुनेंगे अत्रे साहब का काम है। ओके, अभी सुनेंगे। ढींगरा साहब जल्दी बोले। आदमपुर पर ही रहने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, काले कानून कांग्रेस ने नहीं बनाए। सुनिए, काले कानून कांग्रेस ने नहीं बनाए, काले कानून बीजेपी की सरकार ने बनाए थे, और उस कानून बनाए थे अडानी अंबानी के लिए। अडानी के लिए कानून बनाने के काम जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने किया, और फिर वापस लेने की बात की। अब सुनिए, किसी बिजनेसमैन को ना तो कांग्रेस ने रोका ना बीजेपी ने रोका कि क्या काम करे। सुनिए, आप ही की बात बनी कर रहा हूँ ना। सुनिए, क्या काम करती थी? किसी बिजनेसमैन नहीं, ये तो टॉपिक नहीं है ना केवल ढींगरा जी। सर आज के विषय पर रहिए। हम तो ऐसी आज के जो टॉपिक पे रहिए ना, राहुल गांधी ने वक्त नहीं दिया, ये मान सम्मान की लड़ाई है। ओके, अब तक की ठीक है, अब तक की जो डिबेट है उसमें जो बातें सामने आई है। केवल ढींगरा जी, अब पहली बात तो देखिए मान सम्मान नहीं मिला, और ये पूरे आदमपुर की मान सम्मान की लड़ाई है। ज्योति जी सुन लीजिए ना, वही बात का जो तो टॉपिक पर रहिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। दे रहा हूँ ना जवाब, वही सुनिए ना। बात ये है, सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाहता हूँ, काले कानून हमने नहीं बनाए, इन्होंने बनाए। बिजनेसमैन इनके यहाँ भी काम करते रहे, हमारे यहाँ भी काम करते रहे, लेकिन काले कानून बिजनेसमैन की वजह से इन लोगों ने बनाए। दूसरी बात, नौलथा और पानीपत के CLU इन्होंने भी दिए। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी जी को मिलवाने की बात जो थी, अंतरात्मा की आवाज इनकी कुलदीप बिश्नोई जी की जागी थी। राहुल गांधी जी को तो हम मिलवा रहे थे, राहुल गांधी जी को अजय माकन जी ने कह दिया था, पर उनकी तो उनसे वोट देने से पहले ही अंतरात्मा की आवाज जाग गई थी ना। धरपकड़ योजना से अंतरात्मा की आवाज पहले ही कुलदीप बिश्नोई की जाग गई थी। अगर उनकी आवाज नहीं अंतरात्मा की जागी होती, किसानों की आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी जागी होती तो राहुल गांधी जी से तो मिल लेते। सुन लीजिए, आज एक मिनट और भाई साहब, आपको चुप करिए, आपको एनालिसिस तो पहले सुन तो लो, फिर एनालिसिस करना। एक मिनट, आकलन बाद में कर लेना। भाई साहब, मुझे पता है आजकल खोजी पत्रकार कितने हैं, मुझे पता है। सुन लीजिए ना, राहुल गांधी की जो बात थी ना मिलने की, उससे पहले ही अंतरात्मा की बात जाग गई थी। नहीं, उससे पहले नहीं, ऐसा नहीं था। दिल्ली के कई चक्कर लगाए बीजेपी के, दिल्ली के बहुत चक्कर लगा चुके थे, वो बहुत चक्कर लगा चुके थे। कोई चक्कर नहीं लगाया, लगाए थे, कोई चक्कर नहीं लगाया। वो रहते हैं कई बार दिल्ली गए। नो, कुलदीप बिश्नोई जी का घर दिल्ली के अंदर है। बड़े मुलाकात करने के लिए भी आपको तो ढींगरा साहब, आप तो कांग्रेस से हैं, आपको तो हमसे ज्यादा पता होगा। आप नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। मुझे भी मालूम है, मैं तो बता रहा हूँ। आपको तो पता ही है सारा। मुझे पता है, मैं कुलदीप बिश्नोई को जानता हूँ, उनके घर भी देखे हुए, उनके घर भी जानता हूँ मैं, देखे हुए। सुनिए, जिस समय हमने तो डिबेटें कर रखी है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको,
जिस समय राज्यसभा के उम्मीदवार की बातचीत शुरू हुई थी, उनकी अंतरात्मा की आवाज पहले ही जाग रही थी ना। उनकी अंतरात्मा की आवाज जागने के बाद अजय माकन जी ने कहा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी से मिलना है। सुनिए, उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी जी से मिलना है। उन्होंने कहा मिलवाते हैं आपको राहुल गांधी जी से। कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज की वोट तो मैं दूंगा। नो, गलत बात मत करिए। आप पीछे जाइए, अपने चैनल की डिबेटें निकालिए, उसमें से चेक करिए, फिर उसके बाद आकलन करिए। एक मिनट सुनिए, गलत बात मत करिए। कुलदीप बिश्नोई जी के इतने सारे मीम। एक सेकंड ज्योति जी, ये देखो बीच में बोल के खराब कर रहे हैं बात। एक सेकंड मेरी बात पहले आने दे, 1 मिनट पहले मेरी बात आने दे प्लीज। ज्योति जी ऐसे डिबेट खराब ना होने दे, डिबेट ना खराब होने दे ज्योति जी, प्लीज डिबेट ना खराब करने दे। कभी आप कहते हो कि नहीं उनके देखिए बीच बोल के डिबेट खराब कर रहे हैं, सारे प्रदेश की जनता बीच में बोल के डिबेट खराब कर रहे हैं। देखो जब फंस जाता है बंदा तो ऐसे ही करता है। जब बंदा फंस जाता है तो ऐसे ही करता है। ज्योति जी जब बंदा फंस जाता है तो फिर ऐसे ही करता है। अरे इतना झूठ मत बोलो। जिस समय फंस जाता बंदा ऐसे ही करता है। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो शुरुआत से नहीं, हमने एक डायरेक्शन आज भेज देता हूँ, चैनल की आकलन रिपोर्ट भेज देता हूँ, हमने सवाल जो मेरा था शुरुआत से आपको कि अगर कांग्रेस को वोट करे आदमपुर की जनता तो क्यों करे, अगर जेपी को जिताए कहाँ चले गए। सिर्फ आदमपुर के अलावा बहुत सारी बातें आपने कर ली, क्योंकि आदमपुर को नहीं ना, जेपी को लेकर अब कहा यह जा रहा है कि ये बाहरी है। ये कलायत से इनको लाया गया है। अगर ये हार भी गए तो ये कलायत वापस चले जाएंगे। इनका आदमपुर से क्या लेना देना है, विरोधियों का ही कहना है, दूसरे दल ये कह रहे हैं। क्यों चले जाएंगे? कलायत हमारा घर, आदमपुर हमारा घर, हिसार हमारा घर। जो 3 बार हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ता है वो अब उसका हिसार ना हुआ। 3 बार जिस बंदे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा वो चुनाव। एक मिनट, हुड्डा साहब का घर पूरा हरियाणा है, हुड्डा साहब का घर पूरा हरियाणा है। उदय भान जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनका सारा हरियाणा उनका घर है। एक मिनट सुनिए ना, ऐसे मत करिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान जी, तो सारे हरियाणा को तो वोट नहीं करना ना, वोट तो आदमपुर की जनता को करना है। अब कलायत उनका घर है, पूरा हरियाणा उनका घर है, ठीक है, लेकिन वोट कौन करेगा? आदमपुर की जनता, उम्मीदवार है वो आदमपुर के। सुनिए, आप बता रहा हूं ना, मैं आदमपुर की जनता डिसाइड करेगी ना, ये लोग नहीं डिसाइड करेंगे। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी मजदूर, किसान, कर्मचारी, बिजनेसमैन और सभी लोगों की पार्टी है ना। हमने 10 साल में हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल हमने हरियाणा को नंबर 1 लाने का काम किया ना। वो किसानों के हक में भी थे, वो मजदूरों के हक में भी थे, कर्मचारियों के हक में भी थे, बिजनेस में। हमारे टाइम के अंदर, 1 मिनट, हमारे टाइम के अंदर जो कर्मचारियों की बेरोजगारी दर थी वो 4% थी, आज 37% है। 4% से 37% पे पहुंचा दिया बेरोजगारी दर। सुनिए, किसानों को 1600 करोड़ के बिल माफ किए हुड्डा साहब ने। अरे सुन लीजिए ना, ऐसा मत करिए, ऐसा ना अब आप डायरेक्ट दूसरे प्रवक्ता भी इंतजार करते हैं। केवल ढींगरा जी, आप 4 आदमी भी मिलकर घेर नहीं पाएंगे, सर, और भी तो 4 आदमी भी घेर नहीं पाएंगे मुझे, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, आप 1600 करोड़ के नहीं, केवल ढींगरा साहब अब लगातार नहीं बोलेंगे, आप लगातार आपको ही नहीं सुनते रहेंगे। यूनिट बनाए, किसानों के लिए काम किया। जी, बताइए। आप बोलना शुरू करते हैं, आप रुकते नहीं है केवल ढींगरा जी। 2,60,000 करोड़। विवेक जी देखिए, विवेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दूसरे जो मेहमान वो भी इंतजार कर रहे हैं लगातार। नहीं, केवल ढींगरा जी अब आप शांति से सुनेंगे, रिक्वेस्ट बिजली का यूनिट लगाया हो, कोई किसान की मदद करी हो, आदमपुर पर रहिए, सड़कों का उद्धार किया हो, कोई मेट्रो लाए हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो। विवेक जी, के अंदर 2,60,000 नहीं ढींगरा साहब, नहीं ऐसे चिल्लाचिल्ली नहीं चलेगी। नहीं, बहुत धैर्य से आपको सुना, सभी ने सुना। भागने नहीं दूंगा इनको, भागने नहीं दूंगा। अब आप पैसा कहाँ गया प्रदेश का? अब आप साथ बोलते रहेंगे, सर, कौन सा तरीका चर्चा का? ऐसा हुड्डा साहब विवेक जी, अच्छा तो ठीक है, मेरे बीच विवेक में जी, बोल रहे हैं। आपने कहा कि मुझे आपकी बोलने पार्टी नहीं के दे रहा, कार्यक्रम अभी आएंगे, जब आपके बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए जाएंगे तो क्या क्या खूबियां और खासियत बताई जाएंगी, क्या अच्छी बातें बताई जाएंगी भव्य बिश्नोई की और भजन लाल परिवार के? आज कहीं न कहीं ज्योति जी
अगर मैं बात करूं, जब भी कार्यक्रम बनेंगे, जितनी जल्दी बनेंगे आपके सामने भी होंगे, और जो जो सरकार ने काम किए हैं गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल में, वो सभी बताए जाएंगे और जनता से वोट के लिए अपील की जाएगी। उम्मीदवार काफी देर से सुन रहा, उम्मीदवार की भी तो बताइए ना। नहीं, उम्मीदवार की भी बताई जाए, जो खासियत होगी वो भी बताई जाए, सारी बातें बताई जाएंगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। आज मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, ढींगरा साहब कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। इन्होंने दर्द शुरुआत में ही बता दिया था अपना कि रेट महंगे कर दिए जी, शराब के रेट हमारे प्रदेश का पैसा लूट रहा है ना, क्या करें, ये कर दिए, हमारे प्रदेश का पैसा लूट रहा है। 2,60,000 करोड़ लोन ले लिया इन्होंने, सुनने का काम, पैसा कहाँ जा रहा है, लूट रहे हैं। सुनने का काम कीजिए, आप ही बता दो कहाँ गया, सुनने का काम। हाँ, जीजा जी को जो आप बता दो कहाँ गया पैसा। मैं बता रहा हूँ, जीजा जी को जो जमीनें दी गई वहां गया। ढींगरा साहब ने अंतरात्मा जागने की बात कही, मैंने सवाल पूछा ना ढींगरा साहब से कि 2016 में किसकी अंतरात्मा जागी थी, उसका जवाब इनके पास नहीं है। 2016 राज्यसभा चुनाव में किसकी अंतरात्मा जागी, वो बताने का काम है ना, है, कोई जवाब नहीं है। टाइम देंगे तो यादव जी ने बात की कि जो ट्रीटमेंट राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिला, वो अगर आप कुलदीप बिश्नोई को देते तो कुलदीप बिश्नोई ना जाते। आज कहीं ना कहीं ये लोग इस बात को बवंडर बना रहे हैं, इनके पास कुछ कहने का नहीं है। कैंडिडेट हार रहा है, ये हो रहा है। आप ये देखिए कि कैंडिडेट जिनको बाहर से लाना पड़ा, आदमपुर के अंदर इनके पास कोई कार्यकर्ता ऐसा था जिसके ऊपर ये विश्वास दिखा सकते। और मेरे इनेलो के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भूपिंदर अपना अभय सिंह चौटाला जी से पंचायत करके पंचायत ने टिकट मांगी। अगर कोई वीडियो क्लिप ज्योति जी आपके चैनल के पास हो या इनके पास हो, इनेलो के प्रवक्ता के पास, जहां पंचायत ने अभय सिंह चौटाला जी का नाम भी लिया हो। आज सिर्फ और सिर्फ 120 घंटे पहले आए जो दूराराम जी हैं, उनकी खासियत बताने का काम ये कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर 12 मिनट पहले आए थे और कुर्डाराम जी आए, कुर्डाराम नंबरदार, कोडाराम ही कहा है मैंने, कोडाराम जी 120 मिनट पहले, ठीक है, 120 मिनट, 5 दिन, रजन 5 दिन पहले आए कोडाराम जी की खासियतें ये बता रहे हैं, और खासियतें ऐसी ऐसी बता रहे हैं कि वो क्या बात, इनेलो के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। आम आदमी पार्टी का कब आया? 1994 तो आम आदमी पार्टी में उसका था 1994 से। और बीजेपी के पास कहाँ था कैंडिडेट, बता दें, ना बीजेपी के पास, ना आम आदमी पार्टी के पास, ना जेजेपी के पास, ना आईएनएलडी के पास, किसी के पास नहीं था। कहाँ पहुंचेगी वो भी बताने का काम कीजिए। किसी के पास नहीं था, तमाम प्रवक्ता, तमाम कोई कैंडिडेट किसी के पास नहीं था, इस अवाम में सारे कैंडिडेट इधर उधर से आए। बीजेपी के पास यहाँ से उम्मीदवार है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार कहीं ना कभी कांग्रेस से जुड़े रहे, क्यों कर रहे हैं? और रजवन जी, बीजेपी का कहाँ से आया, नहीं, आम आदमी पार्टी का कहाँ से आया, बताओ, ये कैंडिडेट कहाँ से आए बताओ। केवल ढींगरा जी आप सुनिए। ज्योति जी इनको चुप कर दो तो मेहरबानी, मैं अपनी बात मेरी बात पूरी नहीं करने दी जा रही, तो आप जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, टाइम बहुत कम है अभी। जी कोई बात नहीं, आपकी हो गई पूरी बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पूरी नहीं होगी, आपका उम्मीदवार भी नहीं है भाई, आप क्यों चुपचाप, आप चुप रहो थोड़ी देर। जीत रहा है, अरे सुनने का काम, उम्मीदवार भी नहीं है मेरे भाई, जीत रहे आप लोगों की बबलाहट है, इसमें क्या किंतु परंतु है? आप लोगों ने कुछ किया, आप 50 में जा नहीं रहे, उम्मीदवार आपकी है नहीं, 2 जगह आपने जे जगह की, तीसरी जगह आप सब लोग में ले लिया, आप कहते हो कि हमें गठबंधन का उम्मीदवार का काम कीजिए। चलिए अभी एक करके बोलिए, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। मैं जो रजवन जी, अभी तक तो हम जब भी चर्चा करते हैं जिन बाय इलेक्शन के बाद कभी पार्टी के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इलाहाबाद आप लोगों ने जीता, बाय इलेक्शन भी थोड़े कम मार्जिन से सही जीत लिया, लेकिन इस बार क्या उम्मीद आप करते हैं? क्या थोड़ा सम्मानजनक वोट मिले, थोड़े अच्छे वोट मिल पाए? हालांकि दावा तो आप लोगों का भी जीतता है। देखिए ज्योति जी जो उम्मीदवार है, आज कोई भी व्यक्ति ये दावा जरूर कर सकता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन असल तो रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। उससे पहले हम अपनी मेहनत कर रहे हो। मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा जो उम्मीदवार है वो वहाँ की जनता के बीच जीतेंगे, और वहाँ के उसने जो किसान कई हजार वोट से जीतेंगे, का काम किया, किसानों के मुआवजे के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी,
उन्होंने एक जो वहाँ की जो पानी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए वहाँ पे मतलब उस इलाके की जो समस्याओं है उनको कहीं उठाने के लिए वहाँ पे जो काम किया था, और जो काम उन्होंने किया वो वहाँ की जनता को पता लगा। अब आप तो बीच में बोल रहे भाई, नहीं आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि आपका उम्मीदवार नहीं है। आपकी बड़ी समस्या ये है कि आपका उम्मीदवार नहीं है। विवेक भाई सुनिए अभी आज वो इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मा पहने हुए हैं, आज वो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार है, रजिस्टर्ड उम्मीदवार है, आपके पास उम्मीदवार तक नहीं है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर डिबेट में आपके गठबंधन का, आपके पास अभी तक निमंत्रण तक नहीं आया है, चुनाव प्रचार का निमंत्रण तक नहीं आया है। आप शादी में जिस प्रकार से फूफा पूछते हैं, आपको कोई मनाने वाला आएगा नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, शादी में घर में जो शादी होती है उसमें जैसे चाचा ताऊ फूफा जो पूछते हैं ना, आपको बड़ा काम करने की कोई आपको मनाने आएगा, आपको कोई मनाने के लिए नहीं आएगा। आप जबरदस्ती आपका एक मिनट विवेक जी, आप गठबंधन में आपका गठबंधन का तीसरा चुनाव है, क्या आपका उम्मीदवार कोई आया तीसरे चुनाव गठबंधन की? आप कहते गठबंधन धर्म निभाओ, हम नहीं कहते कि आपका गठबंधन धर्म निभाओ, लेकिन क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि 3 उपचुनाव हुए हैं, तीनों उपचुनाव में आपको एक भी टिकट नहीं मिली? 2 उपचुनाव आपके ऐसे निकले, वहां पर आपने बढ़िया जय जयकार की, सारा काम किया। तीसरे उपचुनाव में आपको जय जयकार करने का हक भी ले लिया, और आप बात करते हो टीवी चैनल पे बैठ के कि हमारा उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार यमुना पार करने वालों के साथ ऐसे ही होता है। हमारा उम्मीदवार है, उन्होंने ये कहा कि यमुना पार करने वालों के साथ ऐसे ही होता है। कहा कि हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। यादव जी, सुशील यादव जी, ये यमुना पार करा रहे हैं ना बीजेपी। यूँ तो आप तो बहुत सारे देखेंगे, और आज ये बात कर रहे हैं अभी आप इस बात पर नहीं आप इस पॉइंट को नहीं अभी रुकेंगे, आप विवेक जी रजन जी आप दोनों रुकेंगे। यादव जी आखिरी कमेंट आपका अंतिम। ज्योति जी, अभी तो सारे प्रवक्ता डिबेट ये यमुना पार करेंगे बीजेपी को। नहीं ढींगरा साहब सुनिए, अभी सुनेंगे। ढींगरा जी आप मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपके बिल्कुल ही खिलाफ आदमी हूँ, मैं तो विचारों की बात कर रहा हूँ। विचार आप गलत करोगे आपके खिलाफ बोलना पड़ेगा, जनता की आवाज है। आपके साथ जेजेपी की बात कर रहा था। नहीं आप फिर ठीक है। ज्योति जी, अभी जैसे केवल ढींगरा जी ने बोला कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर इन्होंने वोट दिया, केवल ढींगरा जी मतदान केवल और केवल आत्मा की आवाज़ सुन के दिया जाता है, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा हो, ठीक है। अब जनता आदमपुर में आप वोट मांगने जा रहे हो तो जनता से आप यही बोलोगे कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमारे प्रत्याशी को नहीं। आदमपुर की जनता ने जिताया एमएलए। हाँ तो आदमपुर की जनता ही दोबारा जनता ने एमएलए बनाया। केवल जी अभी भी पार्टी ने टिकट दिया था। केवल जी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। केवल जी बीजेपी को वोट नहीं कर सकते। नहीं बीजेपी के कहने पे आदमपुर की जनता ने कांग्रेस को चुना। आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त करो, सुनो आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त करो। अगर ऐसा होता कि पार्टी जिस पार्टी से एमएलए है अगर उसको कुलदीप बिश्नोई जी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। हाँ कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस से चुनाव जीते। अगर ऐसा होता इसका मतलब आप बात सुनने को तैयार ही नहीं है यार। आदमपुर की जनता का विरोध किया उन्होंने। आप किसी को नहीं सुनते हैं सर, आप किसी को आदमपुर की जनता का विरोध किया या नहीं किया? मतदान तो सारा अंतरात्मा की आवाज का होता है। यादव जी ने जो बात कही कि जब भी मतदान जिस आदमपुर की जनता ने कुलदीप बिश्नोई को एमएलए कांग्रेस का, आप सुन नहीं रहे यार। आप चले माफी के साथ सभी को रोकूंगी। सभी का शुक्रिया, आगे वक्त नहीं चर्चा के लिए। तो हमने चर्चा की आदमपुर के उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल है, क्या हवा के, क्या जनता का मूड है, किन मुद्दों के साथ किसे वोट किया जाएगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।